am at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launch pad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. Wait, have you seen this? Every outfit on sale. जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इंसानों की ज़िंदगी मात्र 60-70 साल की होती है, ऐसा कहा जाता है। जीने को तो इंसान 100 साल भी जी जाता है। कई लोग जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में भी उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई छोटी उम्र में, कोई बालक उम्र में, कोई जवानी में भी उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इंसानी जीवन की बात करें तो हर कोई ये चाहता है कि उनका एक अच्छा ज़िंदगी हो, वो स्वस्थ रहे, उनका घर परिवार हो, सब कुछ हो, ताकि दुख संकट की घड़ी में, बीमारी के समय में कोई उनका अपना हो जो उनका ख्याल रखे। मगर आप खुद अनुमान लगाइए, चारों तरफ अपने देखिए, ध्यान से देखिए और आप खुद बताइए कि क्या ऐसा होता है? हर किसी के साथ ऐसा होता है? आपको खुद जवाब मिल जाएगा, जी नहीं। हमारे द्वीपों में ही आप लोगों को बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो यूं ही यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जिन्हें लोग पागल कहते हैं, जिन्हें लोग अनाप शनाप नामों से बुलाते हैं। मगर है तो वह भी इंसान ही। उनकी फ़िक्र करने वाला कौन है? देखा जाए तो हमारा समाज है, उसमें कुछ सिस्टम बनाए गए हैं कि ऐसे लोगों को भी देखने के लिए हमारी प्रशासन ने, हमारी सरकार ने जो है समाज कल्याण विभाग बनाया हुआ है, जहां पर देखा जाता है कि अगर कोई वृद्ध इंसान है जिसका कोई देखने वाला नहीं है तो उनके लिए एक तरह का एक होम प्रोवाइड किया जाता है। और फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो जाते हैं, बहुत सारे अपंग लोग होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं जिनको घर परिवार वाले छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले, और इन सब लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के होम्स बनाए जाते हैं। अब उनका रख रखाव, देखभाल कैसे किया जाता है? हमारे ही टैक्स के पैसे से। हम सब जितने भी भारतवासी हैं, हम जो टैक्स का पैसा देते हैं वो हमारी सरकारों को जाती है। सरकार जो है उसे अलग अलग विभाग में देती है ताकि वे जो है सही तरीके से ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ध्यान दें। उनकी क्या ज़रूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान, बस इतनी ही है ना। ऐसे लोग जो ऑलरेडी इतने मजबूर है, वो तो डिमांड नहीं करते कि उनको डेली ये खाना है, वो खाना है, जैसे हम अपने घरों में करते। उनको पेट भरने के लिए रूखा सूखा जो मिल जाता है वो खा के बस जीना चाहते हैं। पहनने के लिए आप तन ढकने का जो कपड़ा दे दो उनको, वो पहन लेते हैं, वो कोई ख्वाहिश नहीं रखते हैं। और रहने के लिए बस एक छत दे दिया जाए, इतनी ही इनकी मांग होती है। और जो हमारी सरकार असल में कायदे से, कानूनन उनको देते हैं, मगर क्या उनको मिलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पूरी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे साथ है मिस्टर शिव, उनकी धर्मपत्नी मिसेस नेहा। इन्होंने एक मामला हमारे सामने लेकर आया जहां पर ये ब्रिजगंज के निवासी हैं, एंड वहीं ब्रिजगंज में कई दिनों से इन्होंने देखा कि एक महिला है जो मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है। ये उनको लगातार वॉच करते हैं, उस एरिया में रहते हैं कि अनाप शनाप अपने में ही कुछ बोलते रहती है, जो जहाँ मिला खाई, नहीं खाई, जहाँ मिले वहाँ सो जाना। तो इनका दिल पसीजता था, रोज़ उनको देखते थे। जब भी इनसे होता था वे उनको कुछ खाने के लिए दे दिया या उनसे बात करने का प्रयास किया तो उनकी स्थिति ऐसे नहीं थी कि वो सही तरीके से बातों का जवाब भी दे सके। तो उनको मानसिक रोग लग चुका था ऑलरेडी। उनके जीवन में न जाने क्या हुआ होगा कि वे इस स्थिति में पहुंची है। मगर शिव एंड उनकी धर्मपत्नी, उनसे जितना हुआ उन्होंने दिया। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि उस महिला के टांगों में जो है चोट लग गई है। इन्होंने उनको फर्स्ट एड देने का कोशिश किया, मगर वो इतनी
क्रोधित हो जाती है, क्योंकि जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, तो उसे उस लेडी का रिएक्शन कब क्या होगा वो किसी को नहीं पता रहता है। अचानक से गुस्सा हो जाएगी या हंसने लगेगी, कुछ बोलने लगेगी। तो इन्होंने इनसे जितना हुआ इन्होंने कोशिश किया कि उसकी थोड़ी दवा दारू करे, ठीक कर सके, लेकिन अब वो उसकी जो स्थिति है उस पर उसका खुद का ख्याल रखना उससे तो हो नहीं पाएगा, ये तो हम सब समझ सकते हैं। तो उसका जो है घाव बढ़ता गया, अब इतना बढ़ने लगा कि वो जो है उसका टांग सूजने लगा और चोट जो है साफ तौर पर दिखने लगा। तो इनसे रहा नहीं गया। अब हाँ जी, रॉड घुस गया। हाँ क्या कह रहे हो? रॉड घुस गया तो इनका कहना है कि उस महिला के पैर में जो है रॉड, लोहे का रॉड घुस गया था। जब शिव भाई ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसी घटनाएं बताई जो हम यहाँ पे कह भी नहीं सकते। उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया लोगों के द्वारा। कभी कभी वो ऐसा बोलती है, ऐसा इशारा करती है, फिर कुछ और बोलने लग जाती है। तो ये सारी बातें सुन के शिव एंड उनकी धर्मपत्नी ने फाइनली ये निर्णय लिया कि चलो हम इनकी मदद जितना हो सके मदद करते हैं। उन्होंने कुछ NGOs में भी प्रयास किया, मगर वहाँ उनको विफलता ही हाथ लगी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो है आखिर में उनको लेकर जो है जीबी पंत अस्पताल लेकर। अब अस्पताल लाने के बाद में यहाँ पे एडमिट करने को तैयार नहीं है। फॉर्म्स भरना है, उनके कौन है, इसके पिताजी का, ये सारे जो ब्यूरोक्रेटिक स्टफ होते हैं, फॉर्म फिलअप करने का जो झमेला होता है, इसमें फंस गए वे। पर इन्होंने किसी न किसी तरीके से उनका जो है फर्स्ट एड करवाया। और उसके बाद डिटेल में हम शिव भाई से ही जानेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या वो आप खुद से बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जय हिंद भाई। नमस्कार। उनको जब चोट लगी थी ना, मैं उनके लेके आया था। उनको लेकर आने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये हुआ कि उनके लिए कोई अटेंडर प्रोवाइड कराना बोल रहे थे हॉस्पिटल से। तो लेकिन अटेंडर उनके साथ में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो एक साइकेट्रिक पेशेंट है। उनका स्थिति ठीक नहीं था, उनका दिमागी स्थिति जो है जैसा आपने बताया है। तो उस कारण से कोई भी उनके साथ में नहीं रुक रहा था। मुझे उन्हें रिटर्न लेकर आना पड़ा, जो भी उनका फर्स्ट एड करने के बाद में उसका। लेकिन जो घाव था ना, वो बहुत ज़्यादा घाव हो गया था। कहीं से डिटेल में बताएंगे तो वो कहीं से सो रही थी, कहीं पे सोने के कारण वो गिर गई। वो गिरने के कारण उसका टांग में जो है फट गया था, बहुत ज़्यादा कट मार्क हुआ। नैनी करके उसको 10 to 12 स्टिच लगाए। वो सब कुछ कराने के बाद में फिर उन्हें कोई भी प्रोवाइड नहीं हुआ है करके अटेंडर, मुझे उसे वापस लेकर आना पड़ा। उन्हें मैं फिर रिटर्न ब्रिजगंज लेकर आया। तो इसके बीच में मैंने बहुत सारे NGOs से भी बात किया। मैं वैसे नाम तो नहीं ले सकता। तो NGOs वाले बोल रहे थे कि मुझे मैं आऊँगा, कल आऊँगा या परसों आऊँगा। तो ऐसा मुझे 2-4 दिन ऐसे घुमाते रहे। उसके बाद में लास्ट में मैंने हार मान लिया कि नहीं, अब तो मेरे से नहीं होएगा, मैं छोड़ देता हूँ उसको उसी हालत में करके। लेकिन फिर 1-1.5 हफ्ते बाद में उसका जो टांग था फुल इन्फेक्ट हो चुका था। उसको पूरा घाव जो था वो पकने लग गया था। तो फिर से मुझे बहुत अफसोस लगा कि हम उतना उसको ट्रीटमेंट करा के भी जैसा हमको कराना था हम नहीं करा पाया। तो दोबारा इस बार हम क्या करें, सोशल वेलफेयर में हम फ़ोन किया आपका वुमेंस हेल्पलाइन में। उन लोगों ने रात को ही मुझे एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराया। फिर मैं उन्हें लेकर गया रात को 9 बजे करीबन। वहाँ से रिटर्न आते आते 11 बज गया। वहाँ पर फिर से वही चीज़ हुआ मेरे साथ में कि अटेंडर होगा तो हम उनको रोक सकते हैं, हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बट उनके साथ में कोई अटेंडर होना चाहिए, तब हम उनको एडमिट कराएंगे करके। लेकिन उस दिन मैंने उसे वहीं पर लीव कर दिया और मैं घर चला गया। नेक्स्ट दिन जो है सोशल वेलफेयर वाले से जैसे मैंने बात किया था, उन्होंने मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट किया मॉर्निंग को। तो मैं दोबारा उन लोगों से कोऑपरेट करके उन लोग जो थे एडमिट कराने में मदद करें। सब कुछ करने के बाद में हम लोग उसको एडमिट कर दिए। एडमिट कराने के बाद में सर्जिकल वार्ड नंबर 1 में फीमेल वार्ड जो होता है वहाँ पर वो एडमिटेड थी। उसके बाद में करीबन 1 से 1.5 हफ्ता हो चुका है आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अभी वो साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। मेरा मानना है कि वो लेडी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती है, क्योंकि जैसा पहले का स्थिति था उनका, बहुत बिल्कुल बात नहीं सुनती थी, बहुत एग्रेसिव तरीके से बात करती थी और गालियाँ वगैरह भी देती थी। जब हम लोग उनको वार्ड में लेके गए थे, वहाँ का कुछ स्टाफ थे, जैसा वार्ड वाइज शायद बोलते हैं ना, तो उन लोगों को हमने बोला कि आइए थोड़ा मदद कर लीजिए, उनका कपड़ा जो भी है लहूलुहान हो चुका है, उसे थोड़ा खोल के नया कपड़ा पहना देंगे। तो कोई था, लेकिन मैं उसे ऐसा फिज़िकली जानता तो नहीं हूँ। तो उन लोग बिल्कुल अवॉइड करके हम लोग को छोड़ दिए। तो जो वाइफ थी मेरी वही साथ में मेरे, हम लोग दोनों इसका जो भी था लेडी रह के भी हम उसका साथ में कपड़ा वगैरह खोलने वगैरह में मदद किया। उसके बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया, वो एडमिट हो गई। एडमिट होने के अगले दिन ही फिर वाइफ और हम गए दोबारा
उस समय में हम लोग उसको अटेंडर प्रोवाइड करा दिए, और मेरे को नहीं पता था इसका पेमेंट हम कैसा करेगा नहीं करेगा, हम ऊपर वाला का भरोसा में किया। और कम से कम बहुत उसका हालत ख़राब था, बाल वगैरह पूरा झट्टा हुआ था और बहुत ज़्यादा आदमी लोग तो छूने भी नहीं मानते थे, वैसा स्थिति में थी। फिर भी मेरा वाइफ और अटेंडर मिलकर उसको नहलाए धुलाए, उन लोग ही सब कुछ करे। एकदम रिफ़्रेश होने के बाद में बाहर ही बोलती आज हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा उसने जो वर्ड कहा उसका बाद में हमको लगा कि पक्का ये ठीक हो सकती है करके। तो उसके बाद से ही हम इनका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम जुट पड़ा। उसके बाद में जैसी वहाँ से वो ठीक हो गई है, अभी थोड़ा सा हम साइकेट्रिक इलाज कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उनको किसी भी सोशल वेलफेयर के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको आश्रम में शिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ये मेरा मतलब मकसद है। थैंक यू शिव भाई। दे कहते हैं ना, जज्बा ना दिल में होना चाहिए। आप घर में बैठ के कमेंट कर सकते हो ऐसा करना है वैसा करना है, उससे हल नहीं निकलेगा। आप सोच से किसी का मदद नहीं कर सकते हो। आप खाली ज़ुबानी तौर पर बोल कर डायरेक्शन देकर भी मदद नहीं कर सकते हो। अगर आपने वाकई में मदद करना है ना, तो आपको फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, उस पूरे समस्या को समझना पड़ेगा, और आपसे जो बन पड़ता है आप अपने तरफ से मदद कर सकते हो। देखिए, इस नेक बच्चे को हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के, इनसे जब देखा नहीं गया तो इन्होंने आखिर में जिम्मा खुद ही उठाया। इनके कोई परिचित नहीं है, ना कोई जान पहचाना, बस उनकी स्थिति देखकर इनके दिल में आया, इनकी धर्मपत्नी के दिल में आया कि चलिए इंसानियत के नाते हम कुछ करते हैं इनके लिए। अगर ये ठीक हो गई या स्वस्थ हो गई तो इससे भला और क्या हो सकता है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये इनको घर में रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, नहीं कर सकते हैं। खुद एक ट्रैवल्स में काम करते हैं, रोज़ कमाते रोज़ खाने वाले इंसान है, मगर प्रतिदिन 1400 रुपये यहाँ पर अटेंडर के लिए रखने के लिए कैसे न कैसे मैनेज करते हैं। अब आप खुद सोचिए इनके जज्बे को। इसे कहते हैं कि सच्ची निष्ठा से आगे बढ़कर किसी की मदद करना, इंसानियत का एक मिसाल देना। हम धन्यवाद करते हैं आप लोग दोनों को। सच कह रहा हूँ, मैं अंदर से काफ़ी भावुक हो रहा हूँ ये सारी बातें सुनकर। सिर्फ सुन के नहीं, क्योंकि मैं खुद, जब आप लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैं इसे देखना चाहता था वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं। मैंने भी जांच पड़ताल की, मैंने भी पूछताछ की। वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने जितना बोला है उससे ज़्यादा आप लोगों ने किया, ये मैंने यहाँ पर पता लगा लिया। तभी जाके मैंने जो है इनसे बात करने का और ये पूरी बातें, ये घटना जो भी हुई है यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखने का ट्राई किया है। हाँ, सोचिए ना कि जो भी इनके पास जमा पूंजी है, थोड़ा दोस्त यारों से यहाँ वहाँ से पैसा जमा करके ये जो है प्रतिदिन 1400 रुपये, यानी कि 12 घंटे का 700 रुपये, फिर अगला अटेंडर के लिए 700 रुपये, 24 घंटे का प्रतिदिन 1400 रुपये ये डेली मैनेज कर रहे हैं, ताकि एक अनजान इंसान वो स्वस्थ हो सके और उसे एक आशियाना मिल जाए। वो यहाँ वहाँ सड़कों पे ना भटके, उसके साथ दुष्कर्म ना हो, उसको लोग गंदी निगाह से या घिनौनी निगाह से ना देखें। आपने सुना अभी शिव भाई ने क्या कहा। शिव भाई ने कहा कि जब यहाँ अस्पताल में लेकर आए तो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते हैं उसको साफ़ करने के लिए, उसे हाथ लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ते, जबकि ये उनका काम है। ये बात हम चाहेंगे कि हमारे जो MS सर है इस बात पर ज़रूर संज्ञान ले, और जो भी ऐसा व्यवहार करता है उनके ऊपर में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। इंसान चाहे जिस स्थिति में भी हो, अगर ये दंपत्ति मिलके उनकी हालत को सुधार सकते हैं। आज उनकी पहले की तस्वीर तो अभी हमारे पास नहीं है, इन्होंने भी कोई तस्वीर ली नहीं कि ऐसा कुछ करने वाले हैं कि पहले का कोई फ़ोटो ले, लेकिन आज उनकी जो स्थिति है काफ़ी सुधार है। उनके नाखून काटे गए, बाल को ठीक किया गया, हाँ, उनको डेली नहलाया इन्होंने। धन्यवाद करेंगे हम जीबी पंत के सर्जिकल वार्ड में जो भी वहाँ पे नर्स थे, डॉक्टर्स थे, जिन्होंने उसके जो पैर में जो चोट लगा था उसका इलाज किया, उसमें भी काफ़ी सुधार आ चुका है। और फिर उन्होंने जो है उनको अभी यहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट किया है। मगर जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, उनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, तो उन्हें होश नहीं रहता वो क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, लेकिन दवाइयों के कारण उनका जो बर्ताव है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट आया है, काफ़ी सुधार आया है। तो इसके लिए धन्यवाद करेंगे हम साइकेट्रिक वार्ड का, जिन्होंने यहाँ पर भी उनकी प्रतिदिन अच्छी इलाज चल रही है। एंड जो बीमारी है, मुझे उसका नाम मेडिकल टर्म में मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मुझे अंदर से पता चला, मगर वो इतनी जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। उसमें काफ़ी समय लगता है, रेगुलर दवाइयाँ खानी पड़ती है, अच्छी देख रेख करनी पड़ती है, साफ़ सफाई का ध्यान देना, रेगुलर दवाइयाँ खानी पड़ती है, अच्छी देख रेख करनी पड़ती है, साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। अब ये जिम्मेदारी किसकी है आप बताइए। इसी के लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे
हमारी सरकार ने जो है इसके लिए ऐसे लोगों की देख रेख के लिए समाज कल्याण विभाग बनाया हुआ है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। हमारा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा कि हमारे जो समाज कल्याण विभाग है वे इसमें दखलंदाजी करें और इस महिला को जो भी ज़रूरत है वो उसे प्रोवाइड करें, फिर चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो या फिर एक आश्रय। जब मैं इन्हें एडमिट करने को लेकर आए थे तो मुझे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे मुझे अटेंडर प्रोवाइड नहीं हो रहा था। तो ऐसा मतलब यहाँ हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है कि जो भी मतलब किसी का कोई परिजन ना हो, जो कोई भी बाहर में सड़क पे सोता है, वैसा कोई व्यक्ति के लिए कोई भी आगे आए, या फिर ऐसा कुछ आप वैकेंसी निकालिए कि लोग इसके लिए तत्पर रहे। मतलब हमेशा मतलब कोई भी ऐसा इंसान आता है तो उसको जो भी इलाज देना है, ट्रीटमेंट देना है या फिर उनके साथ में रुकना है अटेंडर के तौर पे, तो उस तरह में वो इंसान उनके साथ में रह सके। मतलब ऐसा वैकेंसी निकालिए, लोग भरने के लिए भी तैयार है, लोग मतलब ऐसा वैकेंसी चाहते हैं। मतलब यहाँ में तो बहुत सारा डिमांड है जो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बात यह है कि मैं अकेला भी ये सब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन सारे मुद्दों को मैंने उनके सामने रखा, तो कुछ लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करे हैं। और अटेंडर का तौर पे मैंने अभी 2 लेडी को रखा हुआ है जो प्राइवेट सेक्टर से है। अगर गवर्नमेंट मुझे वो चीज़ प्रोवाइड कराती तो मुझे इतना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मुझे उनको पर डे मतलब 1400 रुपीज़ देना पड़ रहा है। और इसका जो इलाज है कोई 10 दिन या 15 दिन का नहीं है, करीबन आपका मान के चलिए 1 से 1.5 महीना लगेगा, और ये कंटिन्यूसली भी चल सकता है शायद से मेरे हिसाब से। तो अगर ऐसा होता है यहाँ पे, कम से कम मेडिकल में मुझे मतलब अटेंडर प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट के थ्रू में, जो ऐसे लोग हैं उनके लिए कोई नहीं है, तो कोई भी मतलब आता है तो हमें बाहर से अटेंडर प्रोवाइड कराना पड़ता है उनके लिए। तो उस चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं फिज़िकली भी वहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी परिवार वगैरह है। तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ा और लोगों को साथ में जुड़ के उनको ये चीज़ सामने ला कर बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा मुद्दा चल रहा है हमारे जीवन में, इनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो उन लोग थोड़ा सा हमें जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शिव भाई सही बात कही है इन्होंने। और इसके लिए अगर मेडिकल नहीं भी, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा इलाज होता है, हाँ, ऑपरेशंस होते हैं, दवाइयाँ दी जाती है, ये सारे होते हैं। अगर अटेंडर की ज़रूरत है तो हमें लगता है कि इसके लिए भी हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन लोगों को कुछ लोगों को अपॉइंट करके रखना चाहिए जो ऐसे केसेस में जो है वहाँ मेडिकल में जब ऐसे इश्यूज़ आते हैं तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लोग होने चाहिए जो इन लोगों को अटेंड कर सके, ताकि जब ये लोग इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं तो इनको धिक्कारा ना जाए, इनको वहाँ से हटाया ना जाए। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे कहा जाता है कि साइकेट्रिक पेशेंट है, कुछ भी कर सकती है यहाँ पे, तो उनके साथ कोई ना कोई अटेंडर होना। प्राइवेट से करना वो भी एक आम इंसान के लिए उतना आसान नहीं होता। वही शिव भाई कह रहे हैं कि अगर अस्पताल प्रशासन या फिर समाज कल्याण विभाग ऐसे लोगों को अपॉइंट करके रखे कि ऐसी स्थिति में इन लोगों की मदद के लिए भी आगे आए, तो जो ये पैसे यहाँ वहाँ से लेके जमा कर रहे हैं ये परेशानी इनके ऊपर नहीं आएगी और हमारे जो विभाग है वो इन चीज़ों को देख पाएंगे। आप शायद ये सारा मुद्दा अब समझ चुके हो, लेकिन हम एक बार सबसे पहले तो धन्यवाद कहेंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, आप दोनों को धन्यवाद कहेंगे जो आपने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है हम द्वीपवासियों के सामने। वहीं बहुत सारे रजिस्टर्ड NGO हैं, जैसे इन्होंने भाई ने पहले बताया कि इन्होंने पहले प्रयास किया कि कुछ NGO से बात करें। हमें बड़ा अफसोस है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वे लोग आगे बढ़कर नहीं है, जबकि असल में एक कार्य उन लोगों का भी है। हाँ, किस बात के लिए NGO, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो उनका ही कार्य है। उन लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए और ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपों में जितने भी NGOs हैं कम से कम यहाँ साइकेट्रिक वार्ड में आएंगे एंड सुचित्रा तिर्के नाम की जो यहाँ पे पेशेंट है अपने तरफ से उनकी मदद करेंगे, ताकि जो इन्होंने शुरू की है उसका अंत जो है सुखद हो। और साथ में आप सब लोगों को भी ये दिल से कहना चाहते हैं कि ऐसे आप घिन मत कीजिए। अगर किसी की स्थिति ठीक नहीं है तो उनको देखकर आगे बढ़ के आइए, ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत है। वहीं पे हमारे इंसान होने का कर्तव्य हमें दिखाने का एक अवसर मिलता है, इससे पीछे मत हटिए। आप भी आगे आइए, आगे बढ़कर आइए। हमारे पास विभाग है जो मदद करने को तैयार है, मगर ज़रूरत है तो देखकर उस पर एक्ट करने की। इतना सब मैंने देखा कि कोई भी सामने से नहीं आया NGO वगैरह, तो लास्ट में सोशल वेलफेयर की तरफ से मुझे थोड़ा मदद मिला, वो मेरे लिए काफ़ी था उनको एडमिट कराने तक के लिए। लेकिन हम अब ये चीज़ में
पूरी तरह से एक्टिव होना चाहता है। हम ये नहीं बोलते कि कोई भी आप मेरे को मदद करिए, अगर कोई भी ऐसा इंसान मिलता है, आपको भी मिलता है, तो आप मेरे को इन्फॉर्म ज़रूर कर सकते हैं। यामीन भाई के द्वारा भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो हम लोग उनका बेटर से बेटर इलाज कराएंगे जैसा हो सकता है। क्योंकि ये लेडी है करके इनके लिए हम ख़ास तौर पे आया, क्योंकि उनके साथ में कभी कहीं गलत ना हो जाए करके, क्योंकि उनका उम्र भी उतना नहीं है, 40 से 45 एज की है वो बहन जो है। तो इस कारण से मैं उनके लिए खुल के आया। कल को उनको कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई यहाँ पर शराबी इंसान भी होगा तो उसका ऊपर में कुछ हमला कर सकता है, या फिर फिज़िकली कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए वो लेडी के लिए मुझे खुल के आना पड़ा। और बाई चांस मुझे कभी ऐसा फिर से मौका मिलता है तो हमेशा इस काम के लिए तत्पर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप अगर इनसे संपर्क नहीं करना चाहते हो, हमें नहीं बताना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप खुद से आइए, आप खुद से डिपार्टमेंट्स को अप्रोच कीजिए, आप खुद से अस्पताल लेकर आइए, उनका इलाज कराइए, और मानवता का असली प्रमाण वो हम दिखा सकते हैं। और ये हमारा कर्तव्य भी है मनुष्य होने के नाते कि हमें जो है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमारा अस्पताल प्रशासन, हमारा समाज कल्याण विभाग इनकी अच्छे से देख रेख करेगी, और हम भी यहाँ पर आएंगे अपडेट्स लेने के लिए कि हमारी जो सुचित्रा बहन है उनकी क्या स्थिति है, और हम आप लोगों को वो अपडेट देने का प्रयास भी करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।